हेलो गाइस, मैं सुरेश चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो लाडलो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि किसी भी चालक पर जो बल होता है वो कितना होता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो हम करेंगे विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा की, यानी कि एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल टॉपिक किया था या पिछले वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक किया था उसे एक बार थोड़ा सा वापस देखते हैं कि अपने पास में कोई भी एक चालक है। ये मान लो कि अपने पास में कोई एक चालक है और इस चालक को हमने आवेश दिया है Q। इस चालक को कितना आवेश दिया है दोस्तों? Q आवेश दिया है। जैसे ही हम इस चालक को Q आवेश देते हैं तो वो Q आवेश क्या करेगा, इस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। जैसे ही चालक है वो एक समान रूप से इस चालक की सतह पर आवेश फैलता है तो फैलने की वजह से क्या होगा कि आवेश एक दूसरे पर या एक दूसरे अल्पांश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। उसी बल की गणना और उसी दाब की गणना हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इजी तरीके से कि यदि मैंने इस चालक को प्लस आवेश दिया है तो यहां वाले भाग पर प्लस आवेश और यहां वाले भाग पर, यहां वाले भाग पर, सभी भाग पर प्लस आवेश होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और उसी प्रतिकर्षण बल की वजह से वहां पर क्या बनता है, दाब बनता है। क्या बनता है दोस्तों? दाब बनता है। अब हमेशा ही ये दाब कहां होगा? बाहर की साइड में होगा, यानी कि जो स्क्वायर बल लगेगा या फिर जो दाब लगेगा वो कौन सी साइड में लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। यदि मैं इस चालक को नेगेटिव चार्ज दे देता तो इस चालक पर कंप्लीट क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता? प्रतिकर्षित करता। तो प्रतिकर्षण कहां होता? बाहर की ओर। तो प्रतिकर्षण की वजह से भी जो दाब बनता वो भी कौन सी डायरेक्शन में होता? लंबवत बाहर की ओर होता। ये तो हुई दाब और बल की बात, जो कौन सी डायरेक्शन में होंगे? लंबवत बाहर की ओर होंगे। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं कि अपने पास में कोई भी एक चालक है और उस चालक को यदि हमने आवेश दिया है तो उस चालक की सतह पर आवेश क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। इस वजह से उस चालक के अंदर आवेश की वैल्यू क्या होगी? 0। जब आवेश ही अंदर 0 है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों? 0 होगी। अब बाहर की साइड में कितना विद्युत क्षेत्र होगा? तो हमने देखा था कि एक जो चालक पट्टिका है उस पट्टिका के द्वारा हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र कितना होता है बाहर की ओर। तो चालक पट्टिका की वजह से हमने देखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू किसकी थी? विद्युत क्षेत्र की। कहां पर? बाहर वाले बिंदु पर या इसके बाहर, चालक के बाहर। यहां पर हम गोले की बात नहीं कर रहे हैं परमानेंट, यहां पर हम कर रहे हैं चालक की बात दोस्तों। पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चालक यहां पर गोला लिया हुआ है तो हम गोले की बात करते हैं। दोस्तों किसी भी चालक के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0। हमने जो यहां पर एक खोखला गोला या गोलीय कोष लिया है उसकी त्रिज्या हमने मानी है स्मॉल r। कितनी मानी है दोस्तों? स्मॉल r हमने त्रिज्या मानी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने आवेश दिया ना उस आवेश की वजह से इसके चारों ओर किसका निर्माण होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा। यानी इसके चारों ओर क्या बना है? विद्युत क्षेत्र बना है और इस विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो कितनी है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है यहां तक? अब हम क्या करते हैं, हमें इस जो गोला है हमारे पास में खोखला गोला है या गोलीय कोष है, हम इसे क्या करेंगे? संपीड़ित करेंगे। संपीड़ित का मतलब इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा और हमारे द्वारा किया गया काम इसके अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। अब जो दोस्तों हम काम कर रहे हैं इसको छोटा करने के लिए या इसको संपीड़ित करने के लिए, तो हमारे द्वारा किया गया काम जो मैंने अभी आपको प्रतिकर्षण बल बताया ना बाहर की ओर, उसके विरुद्ध हमें करना पड़ेगा। किस बल के विरुद्ध करना पड़ेगा? जो बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जो बाहर की ओर दाब लग रहा है, उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा वो किया गया कार्य ही क्या होगा? ऊर्जा होगी। क्या हो गई? ऊर्जा। तो दोस्तों अपना टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र बना है इसके चारों ओर। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पर एकांक आयतन है तो इस एकांक आयतन के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है? कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा कितनी है? ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना स्मॉल आर त्रिज्या के एक खोखला गोला लेते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है दोस्तों, सिग्मा। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश मौजूद है, यानी कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश मौजूद है, वही क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इसको संपीड़ित करने का प्रयास करता हूं। जैसे ही मैंने इसको संपीड़ित किया तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये वाली पोजीशन बन जाएगी, ये वाली। अब इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी होगी, क्योंकि मैंने जो इसको संपीड़ित किया है वो संपीड़ित किया है dr दूरी तक। कितना संपीड़ित किया है, dr दूरी तक इसको छोटा कर दिया। पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, r, मैंने इसको dr दूरी तक क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो अब इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी हो गई, r माइनस dr। समझ में आ रही है ये बात दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई ना, यानी कि इसकी अब जो त्रिज्या हुई वो कितनी हो गई, r माइनस dr। अब मैंने इसको छोटा तो कर दिया, तो छोटा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, कार्य किसके विरुद्ध, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था बार उसके विरुद्ध। तो यहां पर बल की भी चर्चा करनी है। बल कहां से मिलेगा, बल मिलेगा दाब से। इसको जब हमने आवेश दिया तो इसके ऊपर बार की ओर क्या लग रहा था, दाब लग रहा था, और दाब की वैल्यू कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू कहां से मिलेगी दोस्तों, ये वैल्यू मिलेगी अपने पिछले वीडियो से, यानी कि पिछला जो टॉपिक था किसी चालक पर बल तथा दाब। तो यहां पर जो चालक पर दाब बनता है वो कितना बनता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उस वीडियो में मैंने कहा था कि इसका जो हम अनुप्रयोग है या इसका उपयोग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, तो यहां पर हम इसका उपयोग करेंगे। दोस्तों यहां पर दाब इतना लग रहा है तो दाब से हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, और बल से क्या बनाएंगे, कार्य बनाएंगे, और वो कार्य ही क्या होगा, अपनी ऊर्जा होगा। आई इतनी बात सिंपल समझ में। टॉपिक को कैसे करना है कंप्लीट, हमें सबसे पहले दाब लेना है, उससे बल निकालना है, बल से कार्य निकालना है, और किया गया कार्य ही हमारा क्या होगा, ऊर्जा होगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है ताकि पूरा टॉपिक बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। अब चलते हैं अपने। सबसे पहले ये कहता है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या के समरूप आवेशित गोलीय कोष है, स्मॉल त्रिज्या का है, समरूप आवेशित गोलीय कोष है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो गोलीय कोष पर विद्युत दाब कितना होगा, तो ये विद्युत दाब आपको याद रखना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। कोई समस्या यहां तक नहीं है, बढ़ते हैं आगे। तो ये कहता है कि गोलीय कोष के पृष्ठ पर लगने वाला बल कितना है। तो दोस्तों हमारे पास में जब दाब आ गया तो हम बल आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों बल बराबर क्या होता है, या फिर ऐसा कह दूं कि दाब बराबर क्या होता है, F अपॉन A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, दाब। ये दाब की डेफिनेशन है। तो यहां पर अपने पास में F बराबर क्या आएगा, P इंटू A, यानी कि क्षेत्रफल इंटू दाब बराबर क्या बनेगा, बल बनेगा। तो आते हैं अपने यहां पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर लगने वाला बल कितना होगा, बल बराबर दाब इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों यहां पर क्षेत्रफल हमें कौन सा लेना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। क्यों, क्योंकि दाब किस पर लग रहा है, पृष्ठ के ऊपर लग रहा है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करना है। अब मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों, इस गोले की त्रिज्या यदि r है, इस गोले की त्रिज्या यदि r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपने 10th में सूत्र पढ़ा ही होगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। ये गोले का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा a। आ गई इतनी बात समझ में, बढ़ते हैं अपने आगे। तो यहां पर बल की जगह में क्या लिख देता हूं, F। तो F बराबर दाब की जगह मैंने क्या लिख दिया, P, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अभी तक हमने समीकरण 2 तक बात की है। याद कैसे रखोगे, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि स्मॉल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला लिया जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, तो उस पर लगने वाला जो दाब है वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या नहीं है, समीकरण 1। दूसरा हमें क्या बताना है कि यदि हमारे पास में दाब आ गया तो उस पृष्ठ पर कंप्लीट बल कितना लग रहा है, तो बल बराबर क्या होगा, दाब इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दाब इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 2। फिर हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों, क्योंकि यहां पर दाब की वैल्यू लिखनी है ऊपर से, बहुत इजी है। यानी कि दाब की वैल्यू समीकरण 1 से उठाओ, समीकरण 2 के अंदर पुटअप कर दो। जैसे ही मैंने समीकरण 2 के अंदर P की जगह P का मान पुटअप किया तो अपने पास में समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गई, 3। अपना पहला स्टेप हो गया, इस टॉपिक का पहला स्टेप कंप्लीट।
ये याद रखने का तरीका है दोस्तों। केवल यहां पर एक बार वीडियो देखने से समझने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको लंबे टाइम तक याद रखना है। और लंबे टाइम तक याद रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक हमें जरूरी है। और यहां पर जो ट्रिक है वो यही है कि दाब और बल निकालो और दोनों से एक समीकरण बनाओ जो कि तीसरी बनेगी। यहां पर बल, यहां पर दाब, दाब की वैल्यू उठा करके यहां लिख दो और यहां पर लिखने के बाद में अपने पास समीकरण 3 बनेगी। पहला टॉपिक कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे ये क्या कहता है, यहां तक तो हमने काम कर लिया, उसके बाद में हमने इसमें क्या काम किया था, इसको संपीड़ित किया था। कितनी दूरी तक, dr अल्पांश दूरी तक। गोलीय कोष को dr दूरी से संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य क्या होता है, कार्य का मतलब हो गया बल इंटू विस्थापन। तो बल यहां पर कौन सा लग रहा है, जो यहां पर विद्युत बल लग रहा है बाहर की ओर वो, और विस्थापन हमने कितना करवाया, dr। किसके विरुद्ध करवा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, तो प्रतिकर्षण बल आ जाएगा। और कितनी दूरी तक, dr दूरी तक। तो दोस्तों देखो dw, क्यों, क्योंकि dr दूरी तक करवा रहे हैं, शॉर्ट विस्थापन कर रहे हैं, तो शॉर्ट विस्थापन के लिए किया गया कार्य भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। dw बराबर f इंटू dr, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब हमें क्या करना है, यहां पर f की वैल्यू रखनी है, कहां से, समीकरण 3 से। कहां से रखनी है वैल्यू, समीकरण 3 से। यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 3 से f की वैल्यू उठा करके यहां लिख दो, तो हो गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, 4 पाई r स्क्वायर और dr को साथ में लिखना है। तो मैंने इसको तो लिख दिया यहां पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को साथ में लिखना है, समीकरण नंबर 4 बनानी है। सॉरी, शुरू से क्या काम किया था, दाब निकाला, बल निकाला, बल और दाब से समीकरण नंबर 3 बनाई। उसके बाद में कार्य की बात की, कार्य के अंदर वो बल की वैल्यू लिख दी, कोई समस्या नहीं है यहां तक। समीकरण 4 हो गई। फिर हमें क्या करना है, dr दूरी से गोलीय कोष को संपीड़ित करने में E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र के आयतन में हुई वृद्धि, इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों। यहां पर लाडनों बहुत अच्छे तरीके से समझना इस चीज को। कैसे समझना, कि जब गोला यहां था और हमने इसको आवेश दिया था, तो जो इसका विद्युत क्षेत्र बना था ना, कौन सा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो ये था, मान लो इतनी दूरी में था। जैसे ही मैंने इसको संपीड़ित कर दिया, तो बताओ इस एरिया का क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड हो गया अब की बार किसमें, इस विद्युत क्षेत्र में। देखो पहले गोला इतना सा है, तो इसके चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है ये इसका आयतन है। अगर मैं इस गोले को संपीड़ित कर देता हूं, तो जितनी दूरी तक ये संपीड़ित हुआ वो भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, उसके विद्युत क्षेत्र में इंक्लूड हो जाएगा। यानी गोला छोटा हो गया, तो गोले जितना छोटा हुआ है वो एरिया किसके अंदर मिल गया, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मिल गया। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र का आयतन कितना बढ़ा, अब इसी पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक चीज बताता हूं, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। छोटी क्लासों में यही तो पढ़ता है, यही पढ़ता है ना, बिल्कुल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, मोटाई। इस गोले की मोटाई कितनी है जिसको हमने कम किया है, या जितना हमें वृद्धि हुई है आयतन में, आयतन में कितनी वृद्धि हुई है, इतनी मोटाई तक वृद्धि हुई है। तो मोटाई की जगह क्या आ जाएगा, यानी ऊंचाई की जगह तो आ जाएगा dr, और क्षेत्रफल की जगह क्या आएगा, किस क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि हुई है वो है क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये वैल्यू किसकी बनेगी, इसके आयतन में हुई वृद्धि के बराबर होगी। इसके आयतन में हुई वृद्धि के बराबर होगी। किसके आयतन में वृद्धि हो रही है दोस्तों, यहां पर हो रही है विद्युत क्षेत्र के अंदर वृद्धि। क्योंकि पहले विद्युत क्षेत्र इतना था, जैसे ये छोटा हुआ तो ये एरिया भी किसके अंदर मिल गया, विद्युत क्षेत्र के अंदर मिल गया। तो विद्युत क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, कितने आयतन में वृद्धि हुई, तो वो हुई इतनी। ये बात समझ में आई क्या, अच्छे से नहीं आई तो भी एक बार समझने का प्रयास करो, आ जाएगी इजीली। हमें यहां पर आयतन में वृद्धि लिखनी है। तो दोस्तों आयतन में कितना अंतर हुआ, आयतन में अंतर हुआ क्षेत्रफल इंटू अल्पांश या विस्थापन जो हुआ है। देखो हमारे पास में इतनी मोटी कोई पट्टी का है, मैं इसको संपीड़ित कर देता हूं तो क्या होगा, ये जो एरिया है ना
वो इसके अंदर क्षेत्रफल में तो कमी हो गई, जबकि ये जिसमें मिला है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जिसमें ये मिला है उसकी वृद्धि मेरे को लिखनी है, तो कितनी मोटाई है, इतनी, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई इसकी लंबाई, दोनों को गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल, और ये हो जाएगी इसकी मोटाई। तो यहां पर दोस्तों मोटाई तो है dr यानी अल्पांश में विस्थापन है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये अपने पास में क्या बना है, आयतन में परिवर्तन बना है। अब दोस्तों समीकरण 4 को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पर लिखा हुआ है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, और यहां पर अपने पास में जो आयतन में परिवर्तन आया ना, यानी आयतन में जो वृद्धि हुई है वो भी कितनी हुई है, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। क्यों ना इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, dv। समीकरण नंबर 4 और समीकरण 5 की सहायता से समीकरण 6 बनेगी। कैसे बनेगी, dw की जगह dw आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह ये एजीटी चीज आ रही है, और ये जो चीज है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, dv। अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, वापस एक बार चलते हैं, बहुत इजी वे में समझना है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, दाब निकाला, उसे क्या निकाला, बल निकाला, दाब और बल से हमने समीकरण नंबर 3 बनाई, कोई समस्या नहीं है, पहला हो गया पॉइंट। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, हमें वहां पर बताना था किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल हमने ऊपर से समीकरण 3 से ले लिया, विस्थापन अपना कितना हुआ, dr। अब हमारे पास में जो बल था उसके अंदर 4 पाई r स्क्वायर आ रहा था 4 पाई r स्क्वायर आ रहा था, उस 4 पाई r स्क्वायर और dr को मिला करके हमने यहां पर लिख दिया, समीकरण 4 बन गई। फिर हमें यह बताना था कि हमने संपीड़न किया, उसका जितना संपीड़न हमने किया उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है ना उसके आयतन में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्रफल इंटू जितना विस्थापन हुआ, यानी अल्पांश विस्थापन, ये चीज। तो यहां पर dr और ये मिलाकर क्या बन गया, dv, और dv को उठा करके यहां लिख दिया, समीकरण नंबर 6 बन गई। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए दोस्तों। पहले स्टेप में दाब और बल की चर्चा, दूसरे स्टेप में कार्य की चर्चा, किसके रूप में, आयतन में परिवर्तन के रूप में, क्योंकि dv आ गया ना यहां पर, इसलिए याद रखना है, ये याद रखने का तरीका है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दोस्तों यहां पर जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है ना, इसी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अतः गोलीय कोश से संबद्ध कुल विद्युत ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो विद्युत ऊर्जा, कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो दोस्तों आपको पता है कुल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास में जो टोटल कार्य है और किया गया कार्य ही क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, समाकलन dw, यानी कि शॉर्ट कार्य है उसका समाकलन कर दिया तो कंप्लीट कार्य, किया गया कार्य ही क्या है, अपने पास में स्थिति या जो विद्युत ऊर्जा है वो होगी। अब यहां पर u बराबर क्या हो गया दोस्तों, u बराबर यहां से यदि देखा जाए तो मैं dw की वैल्यू लिख देता हूं। dw की वैल्यू कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू dv। ये वैल्यू कहां से ली मैंने, ये वैल्यू यहां से ली समीकरण 6 से, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो यहां पर जैसे ही हम समाकलन देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर u बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट राशियां हैं बाहर आ जाएगी। यहां पर समाकलन किसका होगा, dv का। दोस्तों आपको पता है 11th में आपने पढ़ा था dx का समाकलन x, dv का समाकलन v, dy का समाकलन y। तो यहां पर क्या होगा, v, ये हो गया अपने पास में u बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर इंटू में v। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। ये तो अपने पास में बन गया टोटल ऊर्जा का सूत्र। किसका सूत्र बना है? टोटल ऊर्जा का। जबकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एकांक आयतन की ऊर्जा। दोस्तों v आयतन की ऊर्जा कितनी है? इतनी है। तो एकांक आयतन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे? देखो v आयतन की ऊर्जा कितनी है? u। एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होगी? v बटा u बटा v। v आयतन की ऊर्जा कितनी है? u। तो एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होगी? u बटा v। यानी कि इसके बटा में यदि मैं v कर दूं तो ये एकांक आयतन की ऊर्जा बनेगी और इसको स्मॉल u से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल u से। बड़े u से हम टोटल ऊर्जा को और स्मॉल u से एकांक आयतन की ऊर्जा को। तो दोस्तों यहां से मैं इधर ले लेता हूं एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन की ऊर्जा, तो एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी? यहां से u अपॉन v बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये v किधर आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया। आ गई इतनी बात समझ में? और इसी को मैं क्या लिख देता हूं? स्मॉल u लिख देता हूं, क्योंकि स्मॉल u का मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा होगी। अब यहां से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक पद तो अपने पास में ये बन गया। अगर अपने पास में न्यूमेरिकल आए, कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए जहां पर हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा हो और हमें यह पूछा हो कि उस चालक से संबंधित एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी, तो हमें सीधा सीधा वहां पर क्या लिखना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का स्क्वायर बटा 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता जो कि कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं जो अपने पास में ये सिग्मा है ना, इस सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू लिख दूं तो क्या बनेगी? देखो कैसे सिग्मा की वैल्यू कैसे बनाएंगे हम? यहां से ही ले लेते हैं। यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या बन रही है? देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है? इसी वैल्यू को उठा करके हमें क्या करना है? यहां पर पुटअप करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट ई और यहां पर होल स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या नहीं है। अब हमें यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल u बराबर 1/2 तो अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को 1/2 लिख सकता हूं। यहां पर ऊपर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर बटा में क्या है? एक एप्सिलॉन नॉट है, एक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या बचेगा? ई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बना है यही एकांक आयतन की ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो एकांक आयतन की ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर। दोस्तों सबसे पहले आपको यह चीज समझनी होगी कि ये अपने चैप्टर का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ऊर्जा की चर्चा करनी है। तो यहां तो कंफ्यूजन है ही नहीं कि भाई ऊर्जा वाला आ गया तो हमें यह समझना है कि ऊर्जा हमें किसकी ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा यहां पर किसकी ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो टॉपिक है ना, चैप्टर है ना, वो पहला और दूसरा चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हमें ऊर्जा की बात करता हो या हमने की हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। तो पहला चैप्टर तो हो गया कैंसिल। अब रही बात दूसरे चैप्टर की, तो दूसरे चैप्टर में हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं। कल वाला जो पिछला वीडियो है या कल वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये देखा था कि चालक पर बल कितना है। तो बल वाला भी ये टॉपिक नहीं है, ये तो ऊर्जा पूछ रहा है। तो उससे अगले टॉपिक पर हम चले तो ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें ऊर्जा की चर्चा हो रही है। तो कंफ्यूजन यहां तक तो होगा नहीं। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है, हमें डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो जब हमारे पास में ऊर्जा पूछी जाए तो आपको यह समझना है कि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? सेकेंड लास्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन कैसे देगा? या तो आपको किसी भी चालक का या किसी भी चालक को दिया गया आवेश दे दे, उसका क्षेत्रफल दे दे, या हमें उसकी त्रिज्या दे दे तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे यदि गोला होगा तो, ठीक है। त्रिज्या हमें दे दे और हमें यह पूछे कि एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी। इस चीज को समझना है दोस्तों। यहां पर आप यदि इस चीज को समझ जाओगे तो आप देखोगे कि एकांक आयतन की ऊर्जा पूछी है और आप ये याद करोगे कि सर ने हमें एकांक आयतन की ऊर्जा के फॉर्मूले क्या क्या बताए हैं। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास में है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दो ही अपने पास में फॉर्मूले हैं जिनको अपने को याद रखना है कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहां पर ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र नहीं दे रखा है। तो हमें दिया हुआ क्या है? हमें आवेश और त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या की सहायता से हम पहले तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा, हमारे पास में आवेश है, तो हम सिग्मा भी निकाल सकते हैं। आवेश बटा क्षेत्रफल से हम सिग्मा निकालेंगे और सिग्मा की जगह सिग्मा पुटअप करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट पुटअप करेंगे और अपना न्यूमेरिकल बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब हम करते हैं सेकंड व्यू की बात। सेकंड पॉइंट में यहां पर अपने पास में जो है वो विद्युत क्षेत्र है। तो दोस्तों हमें यह दे सकता है कि विद्युत क्षेत्र का मान इतना है, तो बताइए उस एरिया के अंदर एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों यहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू लिखनी है। एप्सिलॉन नॉट का मान डायरेक्ट फिक्स होता ही है, वो हमें उठा करके पुटअप करना है और हमें एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है। अब यहां पर यदि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम माने, जैसे बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन, उसमें हमें क्या पूछा जाएगा? हमें यह दे देगा कि किसी चालक की एकांक आयतन की ऊर्जा इतनी है। किसी एकांक, जो कोई चालक है उसके एकांक आयतन की ऊर्जा इतनी है, यानी हमें क्या दे दे? हमें ये यू दे दे, ये चीज हमें दे दे और हमें ये पूछ ले कि बताइए उसका विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो दोस्तों फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? विद्युत, ये तो हमें दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों स्टेप अपने को लेने हैं, इन दोनों का पक्षांतरण इधर करना है, यानी कि अपने पास में क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर बराबर यहां से आ जाएगा 2u और बटा में क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट, और फिर हमें ई निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा? अंडर, और अपने पास में न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा चंद सेकंडों के अंदर। ये चीजें इसलिए काम में आती है ताकि हम कंपटीशन एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट किए इजीली वे के अंदर क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये फिजिक्स है दोस्तों, टाइम लगता है न्यूमेरिकल्स में, पर लगातार यदि इन चीजों को आप समझते गए बहुत अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, तो कोई समस्या आपके होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो सभी, और अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो। थैंक यू, जय हिंद।